MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। चैप्टर है वाक्य विज्ञान। प्रश्न है पदक्रम और स्वराघात के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर में पदक्रम हेडिंग। देन विश्व में काफ़ी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें पदक्रम का वाक्य रचना में महत्वपूर्ण स्थान है। चीनी आदि स्थान प्रधान भाषाओं में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु अंग्रेजी, हिंदी आदि वियोगात्मक भाषाओं में भी इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमें एक सीमा तक वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित है, जैसे हिंदी में प्रायः कर्ता पहले, कर्म बाद में तथा क्रिया वाक्य के अंत में होती है। जैसे एग्जाम्पल है राम ने मोहन को मार डाला। इसके विपरीत अंग्रेजी में क्रिया बीच में आती है तथा कर्म बाद में। राम किल्ड मोहन। इसी प्रकार विश्लेषण, विशेष्य क्रिया, विशेषण क्रिया एक साथ आए कई विश्लेषण अथवा क्रिया विश्लेषण पदबंधों तथा उपवाक्यों का भी हर भाषा में विशेष क्रम होता है। वाक्य में पद क्रम की दृष्टि से भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जिनमें वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं है। इन भाषाओं में शब्दों में विभक्ति लगी होती है, अतएव किसी भी शब्द को उठाकर कहीं रख दें, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी और संस्कृत आदि इसी प्रकार की हैं। इनके एक ही वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तन करके कई प्रकार से कहा जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं। तो अरबी में देखते हैं जैदून अमरन मीन्स जैद ने अमरन को मारा। ज़रब अमरन जैदून, अमरन को जैद ने मारा। फारसी में देखते हैं जैद अमररा जद, जैद ने अमर को मारा। अमरन जो हिंदी में मैं अमरन बोल रही हूँ वो अमर है, ठीक है। जैद ने अमर को मारा, अमर ने जैद को मारा। और अब फारसी में है जैद अमररा जद, जैद ने अमर को मारा। अमररा जैद जद, अमर को जैद ने मारा। संस्कृत में देखते हैं जैदह अमरम अहनम, जैद ने अमर को मारा। अमरम जैद अहनत मीन्स अमर को जैद ने मारा। इन भाषाओं में भी इस प्रकार की छूट के बावजूद क्रम विषयक कुछ नियम अवश्य होते हैं। दूसरी प्रकार की भाषाएं वे होती हैं जिनमें वाक्य में शब्द का क्रम निश्चित रहता है। ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि शब्दों की स्थान परिवर्तन से अर्थ में कोई फर्क नहीं आया, किंतु निश्चित स्थान या स्थान प्रधान भाषाओं में वाक्य में शब्द का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी है। यूँ हिंदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति कुछ है। अंग्रेजी का एक उदाहरण अंग्रेजी में जैद किल्ड अमर, जैद ने अमर को मारा। अमर किल्ड जैद, अमर ने जैद को मारा। यहाँ शब्द के स्थान परिवर्तन के वाक्य अर्थ उलट गया है। मीन्स शब्द का जगह बदली तो अर्थ भी उसका चेंज हो गया है। चीनी में तो यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है। चीनी के एग्जाम्पल देखते हैं। ताड़ सेन मीन्स पा सेन को मारता है। सेन ताड़ू पा मीन्स सेन पा को मारता है। अंग्रेजी में सामान्यतः कर्ता, क्रिया और तब कर्म आता है, पर प्रश्नवाचक वाक्य में क्रिया का कुछ अंश पहले ही आ जाता है। विशेषण संज्ञा के पहले आता है और क्रिया विशेषण क्रिया के बाद में। हिंदी में कर्ता, कर्म
और तब क्रिया रखते हैं। सामान्यतः विशेषण संज्ञा के पूर्व तथा क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व रखते हैं। चीनी में अंग्रेजी की भांति कर्ता के बाद क्रिया और तब कर्म रखते हैं। यद्यपि इसकी कुछ बोलियों में कर्म पहले भी आ जाता है। विशेषण और क्रिया विशेषण हिंदी की भांति प्रायः संज्ञा और क्रिया के पूर्व आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या अंग्रेजी तथा हिंदी में वाक्य के आरंभ में आते हैं, पर चीनी में वाक्य के अंत में। जैसे कि फान उत्स ल मा क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब खाना खा लिया क्या क्वेश्चन मार्क। किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निश्चितता के लिए नियम निरपवाद नहीं होते, यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रधान भाषा चीनी में भी नहीं। ऊपर का चीनी वाक्य इस प्रकार ही भी कहा जा सकता है, उत्स फान ल मा, मामा की मतलब माँ क्वेश्चन मार्क, खाना लिया क्या, इसका मतलब है खाना खा लिया क्या। मीन्स ये जो बीच वाली लाइन बोली मैंने खाना लिया क्या, ये इसका सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस में चीनी का सेंटेंस लिखा है, ये अगर हम देखें तो हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा खाना लिया क्या, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब चीनी में निकलता है खाना खा लिया क्या। तो बल देने के लिए पदक्रम प्रधान भाषाओं में भी पदक्रम में प्रायः परिवर्तन ला लेते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी में सामान्यतः कहेंगे मैं घर जा रहा हूँ, किंतु बल देने के लिए घर जा रहा हूँ मैं या जा रहा हूँ घर में आधी भी कहते हैं। हिंदी में स्वराघात, हेडिंग है हिंदी में स्वराघात। हिंदी भाषा में वैदिक भाषा की भांति संगीतात्मक स्वराघात नहीं मिलता। हाँ, वाक्य स्तर पर इसका किंचित प्रयोग अवश्य मिलता है। उदाहरणार्थ क्या तुम सो रहे हो, इस वाक्य में सो रहे हो का उच्चारण कुछ उच्च स्वर के साथ किया जाता है। हिंदी में बलात्मक बल वाले स्वरघात भी इनकी ही प्रधानता है, किंतु इसके प्रत्येक शब्द में एक निश्चित नहीं है, शब्द में यह निश्चित नहीं है कि जैसे कि अंग्रेजी आदि अन्य आधुनिक जीवित भाषाओं में है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में प्रायः दीर्घ स्वर पर ही स्वराघात होता है, जिससे दीर्घता और बलाघात का अंतर करना सामान्यतः सरल नहीं है। आधुनिक हिंदी में यह अति आवश्यक है। स्वर लोप, हलंत और ह्रस्व दीर्घ स्वरों का स्पष्ट अंतर प्रदर्शित किया जाए, किंतु स्वराघात के संबंध में अभी ऐसा कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। पंडित कमता प्रसाद गुरु ने हिंदी स्वराघात के संबंध में कुछ नियम दिए। वे वस्तुतः उपांत्य स्वर पर स्वराघात के ही नियम हैं। उन नियमों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शब्दांत या शब्दांश में अ के लोप के कारण व्यंजनांत उच्चारण में उपांत्य स्वर पर बलाघात होता है। यथा श ब आ दमी क मल। दूसरा है संयुक्त व्यंजन का पूर्ववर्ती स्वर बलाघात के साथ उच्चरित होता है। यथा ल ज अदज ज, इसमें अपोस्ट्रोफी है, ल में ला के ऊपर अपोस्ट्रोफी, ऊपर एक कॉमा छोटा सा, ला के ऊपर फिर थोड़ा गैप देके अधजा जा, लज्जा को ही डिवाइड करके लिखा है, फिर कॉमा प ऊपर अपोस्ट्रोफी, आधा क प अलग से क, आधा का और क में आकी मात्रा का, पक्का को डिवाइड करके लिखा है। नेक्स्ट है माझा, माँ झा अलग से लिखा है आदि। ऐसे ही इसके पहले वाला जो सेंटेंस जो पॉइंट था जिसमें मैंने एग्जाम्पल में बोला था स और ब, तो स में ऊपर कॉमा है अपोस्ट्रोफी वाला, फिर ब अलग से, फिर आदमी है तो आ बड़ा आ में अपोस्ट्रोफी है, फिर दमी, फिर क है तो का में अपोस्ट्रोफी, फिर मल, तो कमल को डिवाइड करके लिखा है।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं तीसरे पॉइंट पे। विसर्ग युक्त स्वर का उच्चारण भी बलाघात के साथ होता है, जैसे कि प्राय, अंतः, पुनः आदि। चौथा है प्रेरणार्थक धातुओं में आ में आ की मात्रा आ, तो दोनों इन्वर्टेड कोमा में, को भी बलाघात के साथ उच्चारित करते हैं, जैसे करा न, चरा न, सुना न, सुनाना, कराना, चराना, सुनाना आदि। पांचवा है यदि एक ही शब्द के कई अर्थ हों तो उनका अर्थांतर मात्र स्वराघात से ही ज्ञात होता है, जैसे संबंध परसर्ग की और क्रियापद की में क्रिया वाला की अधिक जोर देकर बोला जाता है। स्पष्ट है कि हिंदी शब्दों का बलाघात स्वराघात मात्र उच्चारण से ही प्रदर्शित होता है, लेखन या छपने में नहीं। हिंदी भाषा के कतिपय मात्रिक और वर्णिक छंदों जैसे सवैया, कविता और धनाक्षरी आदि में स्वर संख्या या मात्रा भी बलात्मक स्वराघात पर भी निर्भर होती है। उदाहरणार्थ अवधेश के द्वारा सकारे, सुई, सूत, गोद, पे, भूपति, ले, निकसे, मैं, के, रे, पे, मात्रा की दृष्टि से ही दीर्घ है, पर छंदानुरोध के कारण इन्हें हस्व ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें संस्कृत के समान गणक्रम न होकर प्रत्येक दो वर्ण के पश्चात बलात्मक स्वराघात है। अतः स्वराघात रहित दीर्घ स्वर भी हस्व के निकट हो जाते हैं और स्वराघात युक्त हस्व दीर्घ हो जाते हैं। हिंदी में ही नहीं, इसकी उपभाषाओं में भी बलाघात स्वराघात मिलता है। यद्यपि हिंदी की सभी उपभाषाओं या बोलियों के स्वराघात का अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है, तथापि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर अवधि में स्वराघात की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, एक अक्षर वाले शब्दों में स्वराघात तभी मिलता है जब उनका प्रयोग वाक्य में हो। दूसरा, दो अक्षर वाले अथवा दो से अधिक अक्षर वाले शब्दों में अंत के दो अक्षरों में से जो वास्तव में दीर्घ हो या स्थान के कारण दीर्घ हो उसी पर स्वराघात होगा। यदि दोनों दीर्घ या दोनों ह्रस्व हों तो स्वराघात उपांत्य अक्षर पर ही मिलेगा। तथा है पहला, दो अक्षर वाले शब्द का, मा, रा, मा आदि, काम, राम। तीसरा है तीन अक्षर वाले शब्द अढ़ा, ई, छाप, ई आदि। तीसरा शाह है चार अक्षर वाले शब्द कचहरी, कन्या, ऊ आदि। संक्षेप में हिंदी भाषा में स्वराघात की यही स्थिति है कि जिसमें बलात्मक स्वराघात प्रधान है, किंतु इसका निर्देश मात्र उच्चारण मात्र से होता है, लेखन या मुद्रण में नहीं। साथ ही वह उतना सार्थक नहीं है जितना कि वैदिक भाषा का संगीतात्मक स्वराघात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट।